अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने इनफर्टिलिटी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने कॉजेज़ ऑफ सबफर्टिलिटी डिस्कस किया था, जिसमें मेल कॉजेज़ भी थे और फीमेल कॉजेज़ भी थे। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इनफर्टाइल कपल को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, मतलब उनके कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं जो करवाना ज़रूरी होता है और वो इनफर्टिलिटी के वर्कअप में इंक्लूडेड होते हैं। इनफर्टिलिटी के वर्कअप में जो इन्वेस्टिगेशंस करवाई जाती हैं वो सिर्फ फीमेल की नहीं करवाई जाती बल्कि मेल की भी करवाई जाती हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक टेस्ट के बारे में बताएंगे जिनका करवाना ज़रूरी होता है और उनके बगैर इनफर्टिलिटी का वर्कअप इनकम्प्लीट होता है। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि उनको ये क्लियर हो जाए कि इनफर्टिलिटी के वर्कअप में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम लास्ट 2 वीडियोज़ को ज़हन में रखें जिसमें हमने कॉजेज़ डिस्कस किया था, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन-कौन से बेसिक टेस्ट होते हैं जो करवाना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन्वेस्टिगेशंस डिसाइड करने में आसानी हो। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इनफर्टिलिटी के वर्कअप में एज़ कपल इन्वेस्टिगेट करना होता है। सिर्फ फीमेल की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी होती बल्कि मेल्स को भी इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये कॉमन है कि सिर्फ फीमेल इन्वेस्टिगेशंस करवाती हैं, कई-कई साल से ट्रीटमेंट्स भी ले रही होती हैं और उनके इतने ज़्यादा टेस्ट हो चुके होते हैं, इवन ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी हो चुके होते हैं। लेकिन मेल का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, वो मेल्स नहीं करवा रहे होते। तो उन कपल्स के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ इस प्रॉब्लम को एज़ कपल डील करें। सिर्फ फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करवाना और इस प्रॉब्लम को डील करना, बल्कि एज़ कपल एक दूसरे का साथ दें ताकि जो भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में वो फेस कर रहे हैं कंसीव ना करने की वजह से, वो मिलकर उनका सॉल्यूशन निकाल सकें। पहले हम बात कर लेते हैं मेल पार्टनर के टेस्ट की। मेल पार्टनर का एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। उसमें हमने कुछ चीज़ें देखनी होती हैं जिसमें वॉल्यूम होता है, काउंट हमने देखना होता है, हमने उसकी मोटिलिटी देखनी होती है कि कितने परसेंट एक्टिव हैं और इसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी देखनी होती है कि उन स्पर्म्स की साख्त क्या है और इसके अलावा हमने कोई इन्फेक्शन देखना होता है कि उस सीमेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ये 4-5 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने सीमेन एनालिसिस में देखना होता है। तो इसका एक डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, जिसका नॉर्मल होने के लिए वॉल्यूम 1.5 ml से ज़्यादा होना चाहिए। जो कॉन्सेंट्रेशन है या काउंट है वो 15 मिलियन पर एमएल होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी मोर देन 4% होनी चाहिए और मोटिलिटी मोर देन 32% होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीमेन एनालिसिस में हमने देखनी होती हैं और इनका नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। इसकी कलेक्शन का एक प्रॉपर तरीका होता है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी क्योंकि इसके बारे में पेशेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, जिसकी वजह से रिपोर्ट गलत आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको मज़ीद गाइडेंस मिल सके। अब आ जाते हैं फीमेल पार्टनर की तरफ। फीमेल पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री में सबसे पहले हम जनरल लुक ऑफ द पेशेंट देखते हैं कि पेशेंट ओबीज़ तो नहीं है, पेशेंट का वेट हमने चेक करना होता है, पेशेंट की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके वर्कअप में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, कि आया वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। अगर तो पेशेंट का इर्रेगुलर साइकिल है तो उसमें कुछ हार्मोनल प्रोफाइल होती है जो हमने करवानी होती है, जिसमें डे 2 एफएसएच और एलएच करवाना होता है और प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं और इसके साथ हम सीरम टीएसएच भी करवाते हैं। ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एफएसएच, एलएच हार्मोन्स तो हमारी ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रोलैक्टिन लेवल होता है उसमें भी अगर हम एग्जामिनेशन पे देखें कि पेशेंट के निपल में कोई डिस्चार्ज आ रहा है, वो डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है या मिल्की डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर पेशेंट हेडेक की कंप्लेन कर रही है तो उसमें प्रोलैक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ओव्यूलेशन में एफएसएच, एलएच के साथ प्रोलैक्टिन का भी बहुत रोल होता है।
इसके बाद आ जाता है थायरॉइड हार्मोन। थायरॉइड हमारे गले में दूध होते हैं जिससे थायरॉइड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। थायरॉइड हार्मोन बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि हम बहुत से ऐसे पेशेंट देखते हैं जो रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और उनका जब थायरॉइड टेस्ट करवाया जाता है, टीएफटीज़ करवाई जाती हैं, तो वो डी-रेंज आ जाती हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉइड हो या फिर हाइपरथायरॉइड हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। सबसे जो बेसिक टेस्ट इनफर्टिलिटी के वर्कअप में होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। चाहे आप ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कर लें या ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लें। अल्ट्रासाउंड में हम ये देख लेते हैं कि ओवरीज फंक्शनल हैं या नहीं हैं, या मेच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पे हम यूट्रस को भी देख लेते हैं कि कोई यूट्राइन अनोमली तो नहीं है, या फाइब्रॉइड पॉलिप या कोई भी हाइपो एकोइक या हाइपर एकोइक एरियाज हमें नज़र आ रहे हैं, तो हम वो भी स्कैन पे देख लेते हैं। ये स्कैन हम प्रेफ़र करते हैं कि डे 12, ताकि हम यूट्रस को भी देख सकें, कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, और साथ ही हम ओवरीज़ का स्टेटस भी देख लें, डे 12 पे मैच्योर एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसके बाद आ जाता है ट्यूब टेस्ट, जिसे हम हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कहते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। उसमें एक डाई इंजेक्ट किया जाता है नीचे से, और हमने यूट्रस और ट्यूब्स का एक क्लियर इमेज लेना होता है। इसमें हमने ये देखना होता है कि जो डाई हमने इंजेक्ट किया है, क्या वो ट्यूब्स के ज़रिए कैविटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर दोनों साइडों से डाई स्पिलेज होगी, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्यूब्स ओपन है। अगर हमने पेशेंट का स्कैन करवाया, वो भी नॉर्मल आ गया है, हमने हार्मोनल प्रोफाइल करवाई है, वो भी नॉर्मल है, एचएसजी यानी ट्यूब टेस्ट हमने करवाया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम लास्ट में लेप्रोस्कोपी की तरफ जाते हैं। लेप्रोस्कोपी में हम एक कैमरे के ज़रिए एब्डोमिनल कैविटी को देखते हैं कि यूट्रस और ट्यूब्स के बाहर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक अक्सर पेशेंट्स की कोई सिस्ट बन जाती हैं, एडियंस होती हैं, ख़ासकर जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होती हैं, उसमें डेंस एडियंस होती हैं, वो भी देखनी होती हैं। लेप्रोस्कोपी का एक फ़ायदा तो ये होता है कि हम एक विजुअली सारी सिस्टम को देख रहे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर एडहेरेंस को ब्रेक करना है, रियोलाइसिस करनी है, तो हम ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी ही कर देते हैं। इसके अलावा हम एक डाई नीचे से इंजेक्ट करते हैं। उस डाई की स्पिलेज हम एब्डोमिनल कैविटी में और कैमरे के ज़रिए देख रहे होते हैं। अगर तो दोनों साइड से डाई हमें नज़र आ गया है, इसका मतलब है कि दोनों साइड की ट्यूब्स ओपन हैं। अगर तो ये सारे टेस्ट एक इनफर्टाइल कपल के हो चुके हैं, तो इट मीन्स को उनका वर्कअप कंप्लीट है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ये डायग्नोज़ करना होता है कि इनफर्टिलिटी की कॉज़ क्या है। अब क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वर्कअप कराए बगैर ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन ले रहे होते हैं, इंजेक्शंस लगवा रहे होते हैं, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता चल रहा होता कि वो कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनका वर्कअप इनकम्प्लीट होता है। इस वीडियो में जितने भी मैंने टेस्ट बताए हैं, प्लीज़ उन टेस्ट को ज़रूर करवाएँ, क्योंकि पेशेंट अपने बहुत साल वेस्ट कर देते हैं और वो टेस्ट ही नहीं करवाते। उनको लगता है कि एक अल्ट्रासाउंड और सीमेन एनालिसिस ही इस वर्कअप में इंक्लूडेड होता है, हालाँकि ऐसे नहीं है। अगर किसी पेशेंट के ये टेस्ट नॉर्मल आते हैं, मीन्स उसके हार्मोनल प्रोफाइल भी नॉर्मल है, ओवुलेशन भी हो रही है, एचएसजी भी नॉर्मल है, और लेप्रोस्कोपी भी कर ली है, वो भी नॉर्मल आ गई है, तो उसे हम अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिसमें आईयूआई होता है। अगर आईयूआई भी 3 या 3 से ज़्यादा फेल हो जाएँ, तो उसमें फिर हम आईवीएफ सजेस्ट करते हैं या इक्सी सजेस्ट करते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको जो बेसिक टेस्ट हैं, जो इनफर्टिलिटी के वर्कअप में इंक्लूडेड होते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें और इस इनफर्टिलिटी सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। थैंक यू।